तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, साइंस। साइंस में हम बायोलॉजी मतलब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें तो ध्यान से देखना है। इसमें बायोलॉजी बायोलॉजी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसमें जानते हैं। पहला जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर यही आज हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले इसमें देख लेना है कौन कौन सा चैप्टर है ना। ये चैप्टर याद रहना चाहिए सभी को, कौन कौन सा बायोलॉजी में जो है ना, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो चैप्टर कौन कौन सा है? जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस, न्यूट्रिशन, है ना। जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस। और पोषण को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेट्रेशन, है ना। आगे है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है उत्सर्जन, एक्सर्शन, है ना, एक्सर्शन। तो नियंत्रण एवं समन्वय, पांचवा क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। छठा क्वेश्चन है, छठा चैप्टर है जनन। क्या है? जनन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो और सातवां चैप्टर है आनुवंशिकता तथा जैव विकास, है ना। और हमारा पर्यावरण। ये सारा जो चैप्टर का नाम है, इतना सारा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा करके तो 6 नंबर चैप्टर तक पढ़ना है अच्छा से, है ना। और इधर तो उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तब पर भी पढ़ लेना है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। आज जो है हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम पोषण, है ना। जैव प्रक्रम पोषण। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर का नाम याद हो गया होगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। जैव प्रक्रम और पोषण, ठीक है। श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जनन, रिप्रोडक्शन, है ना। आनुवंशिकता और जैव विकास, हमारा पर्यावरण, है ना। ये सारा 8 टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें पढ़ने के लिए हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट से शुरू किए हैं, इसको हम एक दिन में कम से कम 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। आप लोग जो है ये वीडियो जो है छोटा छोटा करके आधा घंटा या 25 मिनट या 40 मिनट का होगा, ऐसे करके एक दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो डालेंगे। तो 2 से 3 दिन में एक चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग जो है कम से कम 3 से 4 घंटा का जो है ना वीडियो बनेगा एक चैप्टर में, है ना। 3 से 4 घंटा कम से कम बात कर रहे हैं, ज़्यादा 6 से 7 8 तक जा सकता है। तो पहला शुरू करने जा रहे हैं। और PDF जो मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा PDF? ये टेलीग्राम पे मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे PDF में जो है जा करके यहाँ क्लिक करके, या YouTube के चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा सारा चीज़ का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है। तो पहला चैप्टर देखते हैं क्या क्या। तो क्या क्या करना है इसमें कक्षा 10वीं का बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान। क्योंकि साइंस को 3 भाग में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान,
ठीक है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें से हम तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी पहला चैप्टर हम लोग अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 है ना, क्या है, जैव प्रक्रम और पोषण, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। हर एक टॉपिक जो है थोड़ा थोड़ा करके एक वीडियो, दो वीडियो में जितना हो सकता है एक वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे हम। ठीक है, तो पहला टॉपिक बेसिक में है जीव विज्ञान के पिता कौन है, और पहला में है जीव विज्ञान का अर्थ क्या है ना, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये बेसिक है ना। उसके बाद जैव प्रक्रम एवं जैव प्रक्रम एवं, ये तो दो बार लिखा गया है ना, इसको मिटा दें। श्वसन होना चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्वसन। ठीक है, यहाँ पे श्वसन होगा। श्वसन, ठीक है, ध्यान रखना है, टाइपिंग मिस्टेक था। श्वसन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, और पोषण की विधियां पढ़ेंगे। पोषण का विधि कितना है, 2 विधि है, स्वपोषण और परपोषण, है ना, क्या है, परपोषण। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, और प्राणी संपोषण, है ना, प्राणी संपोषण। ये तीनों पढ़ने वाले हैं पोषण, परपोषण के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण। ठीक है, पौधा के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण, और लास्ट ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक बोल सकते हैं, है ना, ये सारा पढ़ेंगे हम लोग। और एक इसमें आगे टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले, जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में पोषण पढ़ने वाले हैं। जंतुओं, मनुष्य का अगला है मनुष्य का पाचन, है ना, मनुष्य का पाचन जो है पढ़ने वाले हैं। किस तरह कहाँ कहाँ पाचन होता है मनुष्य में, खाना, है ना। तो आगे देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में अलग अलग पार्ट होता है, आहार नाल का ही पार्ट है ये सारा। मुख गुहा, अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है ना, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका जिसको बोलते हैं, और ये भित्तीय या अम्लजन कोशिका, और जाइमेजिन कोशिका। ये सारा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगला इसमें छोटी आंत। छोटी आंत में भी अलग अलग, छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटा गया है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम, है ना, जेजुनम, डेडुनम और इलियम पढ़ने वाले हैं। छोटी आंत का 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा है, जेजुनम, डेडुनम और इलियम पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, इतना ही था। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या था इसमें, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, पहला पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप अच्छा से नोट्स बनाते चलिएगा। अभी जो समझते चलिए, है ना, या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, और इसको लिख लीजिएगा बाद में, या तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जो है, यहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे यूट्यूब के, है ना, वहाँ से जा करके आप जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल या वहाँ से जुड़ जाइए, और वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और कोई भी अपडेट के लिए जो है ना, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ से अपडेट पहले मिलते जाएगा, है ना, कोई भी चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का।
तो पहला क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीव, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, वह जीव विज्ञान कहलाता है। हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है ना, जिसके अंतर्गत क्या क्या कौन सा अध्ययन किया जाता है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। 2 में नहीं, 1 में रहता है ना, इसमें 2 दिया गया है, कहीं 1 दिया गया, तो एक बुक में दिया गया है 1, इसको सुधार लेना है। अठारह एक में हुआ है, कितना, 1801 में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक, जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। जीव विज्ञान शब्द जो है ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। बायोलॉजी ग्रीक शब्द के 2 शब्द बायोस तथा लॉज से बना है ना। बायोलॉजी शब्द जो है 2 शब्द से मिलकर के बना है। कितने शब्द से, 2 शब्द से मिलकर के बना है, बायोस तथा लॉज, है ना। तो बना है जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, जीवन, तथा लॉज का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन, है ना, स्टडी या अध्ययन। अध्ययन होता है ना। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन, अर्थात इस विषय के अंतर्गत सभी जीव, पदार्थों तथा जीवों का समस्त पहलुओं के क्रमबद्ध, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ये सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है ना, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, मतलब अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं, बेसिक में है ना। ये बेसिक आपको जानना जरूरी है। जिस तरह मान लेते हैं कोई भी, जैसे बुक पढ़ने के लिए सीखते हैं तो सबसे पहले क ख आ कार हर सीखते हैं, उसी तरह हम लोग बायोलॉजी पढ़ने से पहले इसको बेसिक चीज़ें कुछ जानना होता है, जो कि हम लोग इसमें सीखेंगे, ये जानना है ना। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ध्यान देना है। तो पृथ्वी पर जीवन 2 प्रकार का है ना। क्या है, जीवन 2 प्रकार का है। एक जंतु जीवन तथा दूसरा पादप जीवन। ठीक है, पादप मतलब पौधा, ठीक है, पादप जीवन।
इसी आधार पर जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया जाता है ना। जंतु जगत तथा पादप जगत दो भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना है। आगे देखें, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। ध्यान रखना है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है, ध्यान रखना है। फादर ऑफ बायोलॉजी का कहते हैं इसको, है ना। जीव विज्ञान शब्द को 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया था ना। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ध्यान रखना है। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन जो है दो भागों में विभक्त किया गया है ना। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी, है ना। तो ये बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, है ना, और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, है ना। तो जंतु विज्ञान को अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, इतना सा ध्यान रखना है ना। मतलब फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को, है ना। वनस्पति विज्ञान सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। थियोफ्रेस्टस ने ही बताया था, ठीक है, उसके बारे में, इसीलिए इसको हम जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, ये वनस्पति विज्ञान का जनक, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, इतना तो पता हो गया। अब पहला क्वेश्चन आ गया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव मतलब जीव, है ना। जैव मतलब क्या होता है? जीव, है ना। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सारे प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं, जैव प्रक्रम उन क्रियाओं को कहते हैं। अगला मतलब ये छोटा सा परिभाषा था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं और उसको बड़ा प्रोसेस में हम लोग इसको लिखे हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो जीवों के भीतर या उनके द्वारा संचालित होती है और जीवन के कार्यों के लिए आवश्यक होती है। उनमें भोजन का पाचन। जैव प्रक्रम का मतलब हुआ कि जीवों के अंदर जो भी क्रिया होता है उसी को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। चाहे भोजन का पचना, है ना, ऊर्जा का बनना, है ना, कोशिका में वृद्धि, है ना, हार्मोन का स्राव तथा अन्य जैविक क्रिया, ये सब सारा जो है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। मतलब जैव लाइफ प्रोसेस, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। तो ये था, जैव प्रक्रम उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो जीवन के भीतर या जीवों के भीतर या उनके द्वारा संचालित और जीवों के कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इनमें भोजन का पाचन होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है, कोशिका की वृद्धि और जीवन मतलब विभाजन, कोशिका विभाजन होता है, हार्मोन का स्राव मतलब हार्मोन बनता है, अन्य जैविक क्रियाएं ये शामिल होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, है ना, जैव प्रक्रम में। ये प्रक्रियाएं जीवन की शैली और अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अगर ये सारा नहीं हो, एक भी प्रोसेस रुक जाए तो आदमी राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना, मतलब ऊपर चला जाएगा। एक भी जैसे मान ली कोशिका वृद्धि हो जाएगा शुरू, मतलब कोशिका वृद्धि नहीं होगा तो कुछ ना कुछ शरीर में जो है ना
वृद्धि नहीं होगा, मतलब शरीर उसका उतना ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोशिका वृद्धि नहीं होगा, तो मान लेते हैं कोई किसी का शरीर कट गया, तो वो कभी जो है उसका घाव ठीक होगा ही नहीं, है ना। इससे क्या होगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसे हार्मोन का स्राव, हार्मोन का स्राव क्या होता है, हार्मोन का स्राव से क्या होता है, जैसे हम ये दाढ़ी है, हार्मोन, दाढ़ी वाला हार्मोन जब स्राव हुआ है तभी मेरा ये दाढ़ी हुआ है ना। ठीक है, हार्मोन के कारण जो है बच्चा जो डिलीवरी होता है उसी के कारण होता है ना, हार्मोन स्राव होता है। या अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन मेल फीमेल में हार्मोन के स्राव के कारण ही होता है ये सारा, तो हार्मोन का ये सब काम है। ठीक है, कोशिका वृद्धि से क्या होता है, कोशिका वृद्धि से हमारा शरीर का वृद्धि होता है। अगर मान लेते हैं कोशिका वृद्धि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, किसी किसी का जो है एक पैर जो है बड़ा हो जाता है, किसी का पैर एक छोटा हो जाता है। एक पैर का कोशिका वृद्धि ज़्यादा हो गया, एक पैर का नहीं हुआ है, इसके कारण ये हो जाता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। ये सारा प्रक्रम क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है ना, जैविक क्रिया है। तो ये इसमें समझ में आ गया होगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारे प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। इसको यहाँ डिटेल में लिखा गया है ये वाला, उम्मीद है कि कौन कौन सा प्रक्रम है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जीवों के बारे में जानने से पहले जो है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, सजीव तथा निर्जीव, है ना। तो सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं, होता क्या है ये। तो सजीव किसको कहेंगे, जो चल सकता है ना, जिसमें वृद्धि हो। ठीक है, जो जैविक क्रिया करता हो, जैसे खाना पचना, वृद्धि होना, है ना, ये सारा जैविक क्रिया है। जिसमें जैविक क्रिया जो पहले समझ चुके हैं, ये सारा जो प्रक्रम होगा इसमें क्या है, भोजन का पाचन, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिकाओं में वृद्धि, विभाजन, हार्मोन स्राव, अन्य जैविक क्रियाएं शामिल है। ये सब क्रियाएं होगा तभी जो है ये सजीव कहलाएगा, है ना। ये सारे क्रियाएं अगर जिसमें नहीं होगा उसको हम निर्जीव कहेंगे, है ना। तो सजीव सभी जीवों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का उत्पादन होता है। जीवों में संपन्न होने वाला इन जैविक क्रियाओं से हमें पता चलता है कि यह सजीव है। जैसे उड़ती हुई चिड़िया, ये सजीव है ना। दौड़ते हुए जानवर, ये सजीव है। सोए हुए जीव के श्वसन से शरीर में होने वाली गतियाँ, इससे क्या पता चलता है, सजीव है। पौधे का बढ़ना, ये सजीव है ना। पौधा जो है चल नहीं सकता, बाद बाकी जितना भी हम लोग का काम होता है सारा पौधा में भी होता है, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है ना। आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, इसमें से कौन कौन सा जो है सजीव है, कौन कौन सा निर्जीव है। तो ध्यान रखना है, ये आकाश क्या है, निर्जीव है। पहाड़ क्या है, निर्जीव है। और मकान क्या है, निर्जीव है। जमीन क्या है, निर्जीव है ना। और सजीव कौन कौन सा है, पौधे, जानवर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, ये सारा सजीव है ना। जो कि चल सकता है, दौड़ सकता है, जैविक क्रिया कर सकता है। जैविक क्रिया मतलब अभी जो बताए थे, है ना, खाना पचाना, हार्मोन स्रावित होना, ये सब सारा जैविक क्रिया होता है।
तो जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है ना। जैसे हम लोग जब वृद्धि करते हैं तो कब से कब पता नहीं चलता है कि कब वृद्धि कर दिया, मतलब बड़ा हो गए, है ना। एक दूसरे को पता चलता है। अगर मान लीजिए हम कहीं पे या नानी के यहाँ गए हुए हैं ना, बहुत दिन के बाद हम घर लौटे तो सबको पता चला कि ओ ये कितना बड़ा हो गया, है ना। लेकिन वहां जो रह रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि कितना वृद्धि किया, है ना, नानी के यहाँ। तो आणविक वृद्धि होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे लेवल में वृद्धि होता है ना। उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता आणविक वृद्धि को। जैसे पौधा वृद्धि कर रहा है, हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको कब कब वृद्धि कर रहा है, लेकिन वृद्धि हो रहा है ना। कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं आज हम पौधा लगाएं, ठीक है। आज पौधा लगा के हम उसको छोड़ करके 2-3 महीना बाद आएंगे पौधा के पास, तो पता चलेगा कि हमको, हम तो इतना 1 फीट का पौधा लगा के गए थे, यहाँ 4 फीट पौधा हो चुका है ना। लेकिन वहाँ जो रहने वाला आदमी है उसको डेली नहीं पता चलेगा कि कितना वृद्धि हो रहा है ना, लेकिन होता है वृद्धि, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो आगे देखते हैं। इस दिखाई नहीं देती है, इसके अभाव में विषाणु वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक कि किसी जीवित कोशिका में संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाता है। मतलब वायरस जो है जब तक कोई किसी के सजीव के जीव में एंटर नहीं करता है, प्रवेश नहीं करता, तब तक वो निर्जीव रहता है। जैसे ही किसी सजीव के शरीर में गया वो सजीव बन जाता है और आणविक गति करने लगता है, मतलब वृद्धि करने लगता है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे वृद्धि करने लगता है ना। ये है। आगे देखते हैं। जीवों का शरीर, ये सब बेसिक अभी चल रहा है ना। इसी में पहला क्वेश्चन ये चल रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। जीवों के शरीर का जीवों के शरीर कोशिका का बना होता है। किसका बनाता है? कोशिका। सबसे पहले कोशिका होता क्या है? तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है, जैसे एग्जाम्पल कि मान लेते हैं एक लड्डू या मिठाई किससे मिलकर के बनता है? बुंदिया से। बुंदिया किससे मिलकर के बनाता है? मैदा से। तो अगर बोला जाए कि बुनिया का सबसे छोटा इकाई बोला जाए तो मैदा होगा। क्या मैदा बोलते हैं? बेसन होगा, है ना। बेसन से मिलकर के क्या बनता है? एक बुंदिया बनता है, बुंदिया, है ना। और बुंदिया से क्या बनता है? मिठाई बनता है। उसी तरह जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। मतलब जीवों का सबसे छोटा इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, संरचना मतलब बना हुआ, क्रियात्मक मतलब उससे काम होता है ना। उसी से सब चीज काम होता है, कोशिका के द्वारा ही, है ना। तो उसी को हम कोशिका कहते हैं। जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो एवं
इसके जीव धर्म में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, है ना। सजीव और निर्जीव पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर विन्यास एवं संयोजन व्यवस्था है ना। क्या है? विन्यास एवं संयोजन व्यवस्था है। आगे देखते हैं। जीवित पदार्थ में अनुभव का विशेष प्रकार का संयोजन होता है और जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन अनुभव नहीं होना चाहिए, अणुओं का अणु होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अणु होना चाहिए, अणुओं के साथ। ठीक है, ये अनुभव नहीं होना चाहिए, अणु होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अणु। ठीक है, अणु होना चाहिए, यहाँ पे अणु होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना है। तो न्यूक्लियर प्रोटीन अणु के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पे भी अणु होना चाहिए। ये नहीं होगा, है ना, अणु होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अणु तो न्यूक्लियोप्रोटीन अणु के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण करता है। किसका करता है? जीव द्रव का निर्माण करता है। ध्यान रखना है, जो जीवन के मूल आधार है ना, इसी से जीव बना है। जीव धर्म में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें उपस्थित अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आणविक गति कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? आणविक गति किसे कहते हैं, है ना। जीवों के अंदर क्या रहता है? जीव द्रव रहता है, इसी में मूल आधार में सारे गुण उपस्थित रहते हैं, है ना। ये सारा हुआ, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये सब सारा स्टार पॉइंट है। क्या है? स्टार पॉइंट है ये सब, है ना। ध्यान रखना है, जीवों की शरीर कोशिका का बना है। किसका बना है? कोशिका का बना होता है। हर एक कोशिका जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं ना। तो जीव धर्म में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थ में सबसे बड़ा अंतर है ना, ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये करवा चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा यहाँ लिखा गया था, है ना। इसको डिलीट मारते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? अगला को टॉपिक क्या है? श्वसन किसे कहते हैं। अब श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन किसे कहते हैं? ध्यान रखना। तो श्वसन जो पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का सरलीकरण, है ना, विभिन्न चरणों में उपचयन अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जैसे श्वसन के द्वारा जो हम लोग को उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना। अब उपचयन और अपचयन किसको कहते हैं? तो आगे हम लोग देखेंगे। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष रूप से किसमें होता है? जीव से जैव रसायन और कार्बनिक में महत्वपूर्ण होती है ना। अब देखो, इसमें रसायन और कार्बनिक रसायन में होती है। और कार्बनिक का मतलब जैसे ग्लूकोज का टूटना, है ना, ये सब क्या होता है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया में आता है।
ठीक है। तो अगला देखते हैं इसमें, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो ध्यान ध्यान रखना है, उपचयन किसे कहते हैं? तो उपचयन यह प्रक्रिया किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्रिया है ना? यह क्या है? यह किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्रिया है, उपचयन को बोलते हैं। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और धातु में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उपचयन माना जाता है ना? और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन खोने की क्रिया है। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। दोनों अभिक्रिया आमतौर पर एक दूसरे के एक साथ होता है, मिलकर करता है। ठीक है, तो अपचयन और उपचयन समझ में आ गया होगा। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन द्वारा, पोषण द्वारा, पोषण मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसके द्वारा जो पदार्थ मिलता है, क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है ना? प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। इसका सरलीकरण विभिन्न चरणों में होता है ना, मतलब उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटा जाता है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटा छोटे पार्ट में बांटा जाता है, पेट में पचता है, और फिर जो उससे प्राप्त होता है ग्लूकोज, है ना, प्रोटीन, ये सब सारा मिलता जो है, उससे अपचयन होने के बाद जो इस प्रक्रम को ही बोलते हैं क्या? श्वसन कहते हैं, है ना? तो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले। यहाँ से जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाकर के जो है क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है ना? जाकर के कहाँ जाता है? कोशिका में जाता है, और कोशिका में जाकर के ऑक्सीजन और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है ना? ये ग्लूकोज क्या है? वो कार्बनिक पदार्थ है ना? उसका अपचयन उपचयन होता है, उसके फलस्वरूप जो कुछ मिलता है, तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? तो इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बायोलॉजी का जो है ना पहला पार्ट था, अगला जो है दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक उम्मीद है कि देख लिए होंगे। यहाँ तक जरूर देखे होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, है ना? अगर नहीं आया समझ में, या कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, है ना? और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कि हाँ सर आगे और कौन सा चैप्टर लाना चाहिए, है ना? कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करें, है ना? तो तब तक फॉलो कर सकते हैं इस पे। पीडीएफ के लिए यहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, है ना? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।